आज़म अली ने अपने बेटे सारम से कहा, देखो बेटा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस मसले में क्या कर सकता हूँ। हाँ बाबा, आप इस मसले पर कुछ कर सकते हैं? सारम ने तजुब से पूछा। हाँ, कोशिश करके देखता हूँ। कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। आज़म ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बाबा, मैं आपको खोटा सिक्का नहीं समझता। आप एक तख्लीकी जहन के आदमी हैं और तख्लीकी जहन का आदमी कभी खोटा नहीं होता। इस इज़्ज़त अफजाई का शुक्रिया। आज़म ने बड़े प्यार से इसकी गाल पर एक चपत लगाई। मुझे 2 दिन दे दो। ओके बाबा, सारम ने हंसकर कहा। अब तो बाबा मुझे भूख लगने लगी है। हाँ बेटा, तुम खाना खाओ। सारा मुराद की क्लास फेलो शाहिदा ने हस्बे प्रोग्राम इसे फ़ोन किया तो सबसे पहले इसका ये सवाल था, कौन था वो? यार, वो जो कोई भी था, वैसे उसके साथ हुआ बहुत बुरा। सारा ने हंसकर कहा। बड़ी हमदर्दियाँ, खैर तो है? शाहिदा ने तंजिया लहजा इख्तियार किया। हाँ बिल्कुल, पक्की पक्की खबर है। सारा अभी भी हंसी रही थी। लेकिन तुम्हारा लहजा कुछ और कह रहा है, शाहिदा खोज लगाने वाले अंदाज में बोली। वो क्या? सारा ने पूछा। जैसे कुछ कुछ हो गया है, शाहिदा ने इसे छेड़ा। कुछ कुछ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात तो सच है कि वो मुझे अच्छा लगा और अपने पेशे से बड़ा मुखलिस लगा। मेरे डैडी के साफ इनकार के बावजूद वो मुझ तक पहुंच गया। ये इसकी दीवानगी का वाज़ेह सबूत था। सारा ने अपने दिल की बात पूरी सच्चाई से कही। ऐसे लोग बड़े सच्चे होते हैं। क्या वो तुम्हें प्रपोज करके गया है? शाहिदा ने चुटकी ली। अरे नहीं बेवकूफ़, ये कुछ और मामला है। सारा ने हंसकर उड़ाया। बताओ ना, क्या मामला है? अब शाहिदा बात की तह तक पहुंचना चाहती थी। तब सारा ने इसे सारी बात बता दी। तफसील सुनकर शाहिदा तो जैसे बेकरार हो गई। वो बेताब अंदाज में कहने लगी, हाय ये तो बड़ी मज़े की ऑफ़र है। मुझे मिलती तो मैं आंखें बंद करके फ़ौरन कबूल कर लेती। तेरे लिए ये बात ही कर देती हूँ मैं, सारा ने कहा। हाँ, बहुत शुक्रिया होगा अगर तुम मेरे लिए बात कर दो, मुझे तो बहुत शौक़ है। पागल तो नहीं होगी तुम तो सीरियस ही होगी हो। कभी भूल कर भी इस चक्कर में मत पड़ना। चुपचाप एमए करो और अपने पिया के घर जाओ। वैसे भी तुम मंगनीशुदा हो, सारा ने हंसकर कहा। ये शादीशुदा के वज़न पर मंगनीशुदा तुमने खूब कहा। शाहिदा खुश होकर बोली। अच्छा तो फिर इस गरीब का क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा इसका, कोई और ढूंढ लेगा, सारा ने पुरयकीन लहजे में कहा। मेरे जैसी इस शहर में हज़ारों हैं। नहीं सारा, ये गलत है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी जैसी इस शहर में कोई भी नहीं मिलेगी। जितनी खूबसूरत तुम हो, तुम्हारे जैसी और कोई नहीं है, और मैं तो तुम्हारी पक्की आशिक हूँ। दूसरे दिन सारा को अभी शाम हो गई थी और वो सो रही थी। तभी एकदम उसके मोबाइल के ऊपर एक फ़ोन आया। जब उसने देखा तो मुराद अली ख़ान का फ़ोन था। स्क्रीन पर नज़र डालने के बाद सारा ने जल्दी से फ़ोन उठाया और कहा, जी डैडी। वही सारा, ये बताओ तुम्हें किसी ऐड में काम करने से दिलचस्पी है क्या? किस किस्म का ऐड डैडी? सारा ने अपनी बात गैर मुतवक्का सवाल में वजाहत चाही। शायद किसी चाय वाली कंपनी का ऐड है, मुराद अली ख़ान ने लापरवाही से कहा। आप चाहेंगे तो कर लूँगी, वैसे मुझे किसी मॉडलिंग से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। खैर ये तो अच्छी बात है, लेकिन दरमियान में वो मनहूस आ गया। तुम ये ऐड कर लो, मुराद अली बोले। मनहूस? कौन मनहूस डैडी? मैं समझी नहीं, सारा ने उलझ कर कहा। अरे भाई, मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे इसकी बात मानना पड़ी। असल में बात यह है कि मेरे दोस्त का बेटा एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता है। वो कई दिन पहले अपने बॉस के साथ मुझसे इजाज़त लेने आया था। मैंने नरम लहजे में लेकिन सख्त अल्फाज में इन दोनों को मना कर दिया था। अब उसने खुद तो फ़ोन किया नहीं और अपने बाप से मुझे फ़ोन करवा दिया। वो मेरा बचपन का दोस्त है। खैर तुम ऐसा करो, मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। तुम अभी कॉस्मेस 3 में फ़ोन करके उस लड़के सारम से बात कर लो। जितनी जल्दी हो सके ये काम मुमकिन करो और इससे जान छुड़वा लो। ठीक है, मुराद अली ने हिदायत देते हुए कहा। जी डैडी, मैं ऐसा ही करूँगी। सारा दिल ही दिल में बहुत खुश थी, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल ज़ाहिर किया। मुराद अली ख़ान ने फिर कॉस्मेस 3 का फ़ोन नंबर नोट करवा दिया और फ़ोन बंद कर दिया। सारा दफ्तर से निकलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन टेलीफोन की घंटी बजी। इसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो बोला, हेलो सारम साहब, आपका फ़ोन आया है। सारा मुराद आपसे बात करेंगी, इधर से रूही ने कहा। सारम का ये नाम सुनकर एकदम से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे करंट लगा है। एक लम्हे को इस पर सख्ता तारी हो गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था जो नाम इसने सुना है क्या वो सही है या गलत। रूही, कौन बात करेगा? सारम ने तस्दीक चाही। सर, मैंने आपको बताया है सारा मुराद का फ़ोन आया है और वो आपसे बात करना चाहती है। एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, अभी फ़ौरन बात करवाओ, सारम ने बेकरारी से कहा। अच्छा आप होल्ड करें, रूही ने जवाब दिया।
हेलो। चंद लम्हों के बाद रिसीवर में एक ऐसी आवाज़ उभरी कि इसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। देखिए, मैं सारा मुराद बात कर रही हूँ और मुझे सारम साहब से बात करनी है। मैं सारम ही बात कर रहा हूँ। सारा साहिबा, आप कैसी हैं? सारम ने खुश होकर कहा। जी मैं ठीक हूँ, सारा ने पुरवकार अंदाज में कहा। सारम साहब, आपके लिए खुशखबरी है, मैं आपके इश्तिहार में काम करने के लिए तैयार हूँ। डैडी ने इजाज़त दे दी। डैडी ने इजाज़त दे दी? सारम ने हैरानगी से पूछा। क्या वाकया ऐसा हो गया है? जी सारम साहब, ये वाकया सच है, आप यकीन करें, ये कोई ख्वाब नहीं है, हकीकत है। अगर ये ख्वाब होता तो मैं भी चुटकी काट कर देख लेता हूँ, सारा मुराद ने शरारत से कहा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सूरज सवा नेज़े पर आ गया। इतनी रोशनी भला दिन में कैसे हो सकती है? तभी सारम बेख्तियार बोला। सूरज अगर सवा नेज़े पर आ गया तो आपके होश उड़ जाएंगे, सारा ने हंसकर कहा। आप ये समझ लें कि मेरे होश उड़ गए हैं। अच्छा, आप जल्दी से होश में आ जाएं और मुझे ये बताएं कि मुझे करना क्या होगा, सारा बोली। मैं आपके घर हाजिर होकर आपको सारी तफसील बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये तो बता दें कि आपके डैडी राज़ी कैसे हो गए? आपने इन्हें राज़ी किया है? सारम ने पूछा। नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने तो अभी इनसे बात भी नहीं की थी, ये तो बैठे बैठाए आपकी लॉटरी खुल गई, सारा ने हंसकर कहा। सारम के इसरार पर सारा ने असल बात बताई तो वह हैरान रह गया। जब वो घर में दाखिल हुआ तो आज़म अली अपने मखसूस अंदाज में सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। सारम बड़े ड्रामाई अंदाज में इनके कदमों में बैठ गया और अपने बाप की एक टांग पकड़कर दबाने लग गया और गर्दन झुकाकर बड़ी अकीदत से उनके पांव दबाने लग गया। आज़म अली कुछ बोले नहीं और ना ही उन्होंने इसे टांग दबाने से मना किया। वो बड़ी दिलचस्पी से अपने बेटे को देखते जा रहे थे। 2 मिनट के बाद इसने टांग छोड़ दी तो उन्होंने दूसरी टांग सामने फैलाते हुए कहा, ये भी है। सारम के दिल में बेख्तियार ये बात आई कि मैं अपने बाबा से कहूँ, बाबा बस भी करे ना, लेकिन वो दिल ही दिल में चुप रह गया। सारम ने बड़ी सादतमंदी से दूसरी टांग भी पकड़ ली और दबाने लगा। तब उन्होंने अपनी टांग सुगेड़ी और हाथ पकड़कर इसे अपने पास बिठाते हुए बोला, अब आप इस मेहरबानी की वजह बताएंगे? सारम ने बेख्तियार अपने बाप के कंधे पर सर रख दिया और बड़ी अकीदत से बोला, आपने तो कमाल कर दिया डैडी, आपने तो कमाल कर दिया। खैरियत क्या हुआ? आज़म अली ने बेनियाजी से पूछा। बाबा, सारा का फ़ोन आया था, इसने कहा कि वो इश्तिहार में काम करने के लिए तैयार है। आप यकीन करें, मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कैसे मुमकिन हो गया, और फिर मुझे पता चला कि मुराद अली ख़ान आपके दोस्त हैं। आपने बाबा मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई? अगर आप बता देते तो मैं अपने बॉस के साथ जाता ही ना। तभी आज़म अली बोले, हाँ वो मेरा बचपन का दोस्त है और मुझे पता था कि वो दोस्ती की लाज ज़रूर रखेगा। आज़म अली ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, यूँ भी मैं इससे तवील अरसे से नहीं मिला। तुम जानते हो कि ये सरमायादार लोग मुश्किल से ही किसी दोस्त के साथ मुखलिस होते हैं, और ये जो दोस्ती होती है ना, ये मोहब्बत और खलूस से चलती है, जो हम जैसे सफ़ेद पोशों की मिरास है। पापा, वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर आप साथ चलते तो ज़्यादा अच्छा होता। मेरे नज़दीक ये कोई ऐसी अहम बात नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैंने पैसे को कभी तरगीब नहीं दी और ना ही मैं पैसे वालों के आगे पीछे फिरता हूँ। बस यही समझ लो कि मैं पैसे को इतनी अहमियत नहीं देता, मैं रिश्तों को अहमियत देता हूँ। मुझे अच्छा लगा जब तुमने मुझसे ये बात शेयर की, तो मैंने अपने दोस्त से बात की और उसने वो बात सुन ली और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई। बाबा, इसकी वजह मसरूफियत भी तो हो सकती है ना, कि वो आपसे इतने अरसे से मिले नहीं, उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा है। आप उनकी तरफ से अपना दिल महला मत करें। अगर वो बुरे होते तो आपकी बात कभी भी ना मानते। इनका कारोबार इतना फैला हुआ है कि मेरे सर पर इतने बाल नहीं हैं। अगर मैं उनकी जगह पर होता तो शायद सांस भी ना ले सकता। सारम ने समझाने की कोशिश की। हाँ, शायद ऐसा ही हो बेटा। मुझे तो यूँ लगता है जैसे दौलतमंद और शोहरत के किले में बंद हो लोग, वो इंसान को इंसान नहीं समझते। वो ऐसे समझते हैं कि सब कुछ हम ही हैं। उनके घरों के शीशे की दीवारें जो होती हैं, उन्हें बाहर के मंजर नज़र नहीं आते। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे उससे मिलने का कोई ख़ास शौक़ नहीं। और तुम बताओ, अब तुम और क्या चाहते हो? आज़म ने एक गहरा सांस लिया और फिर मुस्कुराकर बोले, सारम, वो बहुत अच्छे दिन थे जब हम लोग फुटपाथ पर किताबों के ऊपर दाल की प्लेट रखकर, हाथ में रोटी थामकर एक प्लेट में खाना खाते थे। ये इंकशाफ सारों पर हैरतों के पहाड़ तोड़ने वाला था। वो सीधा होकर बैठ गया और बोला, बाबा। हाँ बेटा, ये सच है, आज़म ने मुस्कुरा कर कहा। बाबा, मुझे पूरी बात तफसील से बताएं, ये तो बड़ी हैरतनाक बात है। मैं नज़मी साहब को बताकर हैरान कर दूंगा, सारम पुरजोश अंदाज में बोला। नहीं सारम, तुम ये बातें किसी से नहीं करोगे, आज़म अली ने इसको समझाया। अच्छा बाबा, चले नहीं बताऊंगा, मुझे इस वक्त के हालात तो बताएं, सारम ने इसरार किया। बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, किसी दिन फुर्सत से।
आज़म ने इसको हतमी अंदाज में कहा। सारम ने बाप के लहजे से समझ लिया कि वो इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए तैयार नहीं है। इससे अपने वालिद के बारे में अच्छी तरह पता था कि इनके मुंह से कोई बात ज़बरदस्ती उगलवाई नहीं जा सकती। ओके बाबा, मेरे लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है कि आपकी वजह से एक ज़बरदस्त मॉडल मुझे मिल गई। थैंक यू बाबा। थैंक यू वैंक यू की ज़रूरत नहीं है, बाबा ने इसको दोबारा से कहा। सारम सोफे से खिसक कर कालीन पर बैठ गया। यार, पाँव का चक्कर छोड़ो, तुम्हारे पाँव दबाने से बजाय आराम से मेरी टांगों को दबाओ, दर्द दूर हो गया है। आज़म ने हंसते हुए कहा, भाई ऐसा ही करो, मॉडल मिलने की खुशी में तुम मुझे कहीं बाहर खाना ही खिला दो। ओके बाबा, आप फ़ौरन तैयार हो जाएं, मैं आपको एक ज़बरदस्त रेस्टोरेंट पे लेकर जाऊंगा और हम ज़बरदस्त डिनर करेंगे। फिर बाबा ने सारम को कहा, ठीक है। हाँ, क्या हो गया है? आज़म ने इसे देखा। बाबा, बात यह है कि वैसे आपकी बात मुझे कुछ अजीब लगी। वो बात यह है कि अभी तक मुझे तनख्वाह नहीं मिली। सारम ने खड़े होते हुए कहा, यार तू बड़ी चीज़ है, कभी भी अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने देता। आज़म अली बोले, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिली तो कोई बात नहीं, तो मुझसे उधार ले लो। बाबा, मैं अक्सर पान की दुकानों पर लिखा हुआ देखा है कि उधार मोहब्बत की कैंची है। अच्छा ठीक है, फिर उधार बंद। अब आप किचन में जाएं और खाना गर्म करके ले आएं। आज़म ने इसे हुक्म दिया। ओहो, ओके बाबा, आप तो नाराज़ हो जाते हैं बड़ी जल्दी। मुझे यकीन है कि दुकानों पर गलत लिखा होता है, उधार तो मोहब्बत बढ़ाता है ना। लाए बाबा, मुझे एक अदद 500 रुपये का नोट उधार दे दे। सारम ने शानदार और खुशगवार लहजे में कहा, उधार लेकर भूल मत जाना, तू बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजारेगा भाई। आज़म ने मुस्कुराकर इसके सर के ऊपर एक चपत लगाई। सारम को उम्मीद ना थी कि सारा मुराद इस कदर ताउन करेगी। वो समझ रहा था कि सारा मॉडलिंग के लिए तैयार ज़रूर हो गई है, लेकिन फ़ोटो सेशन और फिल्म स्क्रीन के आगे वो जब आएगी तो मुतअद्दिद लोगों को देखकर शायद वो अपने आप पर काबू ना पा सके और ये कहे कि मुझे ये काम नहीं करना। यूँ तो सारम की जिम्मेदारी थी कि कॉपी और स्क्रिप्ट लिखने की हद तक महदूद था, लेकिन इसकी दिलचस्पी लामहदूद थी। वो फ़ोटो सेशन, एडिटिंग, फ़िल्म डायरेक्शन, सब कुछ में हर जगह मौजूद रहता था और हर बात में अपना मशवरा ज़रूर देता था। सारा मुराद का तो मामला ही कुछ और था। वो सर नज़मी सारम से बहुत खुश थे। उन्होंने पूरे स्टाफ को बता दिया था कि सारा मुराद जैसी नायाब मॉडल सिर्फ सारम की कोशिश से हमारे नसीब में आई है, लिहाजा हर शोबे का इंचार्ज इसे खुसूसी अहमियत देने पर मजबूर था। वैसे भी सारम एक खुश मिजाज और मोहब्बत करने वाला शख्स था। लोग इसके साथ बड़े शौक़ से काम करते थे। सारा मुराद जैसी मॉडल ढूंढने पर तो इसके लोग और भी गर्विदा हो गए थे और हर कोई इसे एहतराम से देखता था। और फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि सारा मुराद हर तरह से ताउन कर रही थी। अगरचा इस रात को फ़ोटो सेशन या शूटिंग करने से वो मना भी कर सकती थी। सारम ने यही कोशिश की थी कि दिन के टाइम इख्तिताम हो जाए और इसको फारिग कर दिया जाए, लेकिन बाज़ नागवार वजूहात की वजह से रात को 10 बजे या 11 बजे तक रुकना पड़ा था। तो इसने किसी किस्म की बदमिजाजी या गुस्से का इजहार नहीं किया था। वो चाहती थी फ़ोटो सेशन या शूटिंग छोड़कर ना जाए। इसकी कोई मजबूरी नहीं थी ये सब करना, लेकिन वो बड़ी खुशी से ये सब कुछ कर रही थी। सारम का ख्याल है कि वो अपने बाप से 2 हाथ आगे की होगी। इसे डील करना मुश्किल होगा, लेकिन इस कदर सादा मिजाज साबित हुई सारा कि सारम हैरान ही रह गया। ये मुराद अली खान जैसे मिजाज की लड़की नहीं है, ये बिल्कुल मगरूर नहीं है, इसमें ज़रा भी तकब्बुर और नखरा नहीं है। मुझे इसका मिजाज बहुत पसंद है। अलबत्ता एक बात ज़रूर थी कि वो हर एक से बेतकल्लुफ़ नहीं होती थी, वो बहुत रिज़र्व रहती थी। इसको उठने बैठने बात करने के अंदाज से पता चलता था कि वो बहुत पुरवकार लड़की है। अलबत्ता ये बात ज़रूर थी कि वो सारम से बिला तकल्लुफ़ गुफ्तगू कर लेती थी और चाहती थी कि सारम इसके काम के दौरान में इसके आसपास ही रहे। सारम खुद भी यही चाहता था कि वो इसकी निगाहों की गिरफ्त में रहे। फिर जल्दी ही वो वक्त आ गया। अखबारात और टेलीविज़न पर भरपूर अंदाज में इश्तिहारी मुहिम शुरू हो गई। हर तरफ यही बात के चर्चे थे। एक दिन सारम जब दफ्तर में मौजूद था तो सारा मुराद का फ़ोन आया। सारम के हेलो कहते ही इसने शिकवा भरी आवाज़ में कहा, भाई आपने तो मुझे किसी अजाब में मुब्तला कर दिया है। क्यों सारा मुराद, ऐसा क्या हो गया? आप परेशान लग रही हैं। सारम ने पुरसकून लहजे में पूछा। जनाब, हर तरफ से फ़ोन चले आ रहे हैं। कोई कह रहा है फ़िल्म में काम करेगी, कोई कह रहा है ड्रामे में काम करेगी, कोई किसी इश्तिहारी फ़िल्म की बात कर रहा है। ये फजूल ऑफ़र्स मुझे नहीं चाहिए। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, आप अपनी शोहरत को एंजॉय करें। सारम ने कहा, तौबा करें जनाब, इस शोहरत ने मेरा घर से निकलना अजाब बना दिया है। अब मुझे एहसास होता है कि मुझे ये गलती करनी ही नहीं चाहिए थी। इसके लहजे में पछतावा था। आप इसे गलती नहीं कह सकती, ये कोई गलती नहीं हुई। सारम ने इसे दूसरा रुख दिखाया। मैं समझती नहीं।
سارا جیسے الجھ گئی۔ دیکھیں سارا صاحبہ، آپ کا مسئلہ تو چند دنوں میں حل ہو جائے گا، پبلسٹی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد سب بھول جائیں گے، پھر آپ کا عذاب بھی ختم ہو جائے گا، لیکن میرا عذاب تو کبھی ختم نہیں ہو سکے گا۔ اس نے مزید الجھایا۔ آپ کس عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ سارا نے حیرت سے پوچھا۔ فون پر نہیں بتا سکتا، سارا نے ہنس کر کہا۔ اچھا پھر کہاں بتائیں گے؟ سارا نے پوچھا۔ ساحل سمندر پر، سارا بے اختیار بولا۔ ہائے نہیں، میں تماشا بن جاؤں گی، کیا آپ کو احساس ہے؟ سارا نے کہا۔ ایک خوشی کی لہر اس کے اندر دوڑ گئی، اس نے ملنے سے انکار نہیں کیا، یہ اس کے لیے ایک بڑی اہم بات تھی۔ تب سارا نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ ہاں بات تو آپ ٹھیک کر رہی ہیں، ایک لمحے کے لیے میں یہ بات بھول گیا تھا، آپ کو دیکھ کر واقعی لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اچھا چلے پھر کسی ریسٹورینٹ میں ملتے ہیں، مجھے اپنے ڈیڈی سے اجازت لینا ہوگی، میں اپنے ڈیڈی سے کوئی بات نہیں چھپاتی۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، میرا خیال ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے۔ سارا نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ چلیے پھر ان سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گی، سارا نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ اچانک ہی ذہن میں پھر ایک خیال آیا، وہ بولی، سارم صاحب آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، آپ اپنے بابا کو لے کر ہمارے گھر آ جائیں۔ سارا صاحبہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، سارم نے بڑے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے سے وہ فوراً سمجھ گئی کہ سارم کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ وہ چڑھ کر بولی، اچھا زیادہ بدتمیزی نہ کرے، میں نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی، آپ کی بات کا جواب دیا ہے۔ اس کے لہجے میں شوخی تھی۔ میں سب سمجھتی ہوں، سارا نے کہا۔ کاش آپ اتنی سمجھدار ہوتی، سارا نے اپنا لہجہ معنی خیز بنایا۔ اچھا چلیں سمجھائیں پھر، کیا سمجھانا چاہتے ہیں آپ؟ سارا نے پوچھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح میرے بابا آپ کے ڈیڈی کے دوست ہیں، کیا ہم ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو سکتے؟ سارا نے تجویز پیش کی۔ صرف دوست؟ سارا نے بڑی سادگی سے کہا، لیکن اس کے دونوں لفظوں میں ایک جہان آباد تھا، اور مزے کی بات یہ بھی تھی کہ اتنا کہہ کر وہ فوراً سلسلہ منتقل کر گئی۔ اگرچہ سارا بات ادھوری چھوڑ کر گئی تھی، لیکن ادھوری بات میں اتنے شدید قسم کے اشارے تھے کہ سارم سوچتے سوچتے ایک دم چونک اٹھا۔ جو بات سارم کہنا چاہتا تھا وہ نہ کہہ سکا، وہ بات نہ کہتے ہوئے بھی وہ کہہ گئی، اور پھر ملاقاتیں ہونے لگی، باتیں ہونے لگی، دل میں جو چھپا ہوا تھا وہ عیاں ہونے لگا، گفتگو میں رنگ گھلنے لگے، جذبے پھول بن کر کھلنے لگے، آنکھوں میں رنگ بھرنے لگے۔ جو دل نہ کہہ سکا تھا وہ آنکھیں کہہ دیتی تھی، اور جو آنکھیں نہ کہہ دیتی تھی وہ دل کہہ دیتا تھا۔ وقت کروٹ پر کروٹ لیتا جا رہا تھا، وقت کی ہر کروٹ دل پر بنتے نقوش کو گہرا کر رہی تھی۔ وہ ملتے تو دل بے قرار ہو جاتا، جدا ہوتے تو دل بے قرار لٹ جاتا۔ اب ایسا ہو رہا تھا کہ بے قرار دل ہمیشہ کے لیے قرار پا جائے، اور وہ دونوں ایک جوڑا بن جائیں۔ یہی سوچ رہے تھے وہ، بس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ایسے بندھن میں بن جائے کہ جدائی کا ہمیشہ کے لیے نام ہی ختم ہو جائے۔ تب ایک دن ایک آرٹ گیلری میں ایک بڑی پینٹنگ دیکھتے دیکھتے اچانک سارا نے سارا کا نازک سا ہاتھ تھام لیا اور اسے آرٹ گیلری کی بند فضا سے باہر کھلی فضا میں لے آیا۔ باہر پھول کھلے ہوئے تھے اور بہت خوبصورت رنگوں کے پھول تھے، وہاں پر ایک تتلی منڈلا رہی تھی۔ سارا وہ دیکھو میرے جذبات کی تتلی، تمہارے گل چہرے پر کس طرح نچھاور ہو رہی ہے۔ سارا نے جذباتی لہجے میں کہا، ہاں میں دیکھ رہی ہوں۔ سارا نے لب کھولے، لیکن مجھ سے اب نہیں دیکھا جاتا، تم کہو تو میں اپنے بابا کو تمہارے ڈیڈی کے پاس بھیج دوں، وہ تمہیں میرے لیے مانگ لیں گے۔ سارا نے بلاخر وہ بات کہہ دی جسے کہنے کے لیے وہ بہت دن سے بے تاب تھا۔ ہاں سارم، ضرور، یہ بات میں بھی کہنا چاہتی تھی، مجھے صرف ایم اے مکمل کرنا ہے۔ سارا نے آئندہ کی پیش بندی کر دی۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں، ایم اے تم اپنے ابو کے گھر میں رہ کر سکتی ہو، اور میں تمہیں روک نہیں رہا۔ سارا نے کہا، وعدہ کرو۔ سارا نے ہاتھ پھیلایا، پکا وعدہ۔ سارا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ چلو پھر بھجوا دو اپنے بابا کو، سارا نے خوش ہو کر کہا۔ سارا دبے پاؤں اپنے بابا کے کمرے میں داخل ہوا۔ اعظم علی سکون کے پاؤں پھیلائے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے۔ سارا آہستگی سے بیڈ پر بیٹھ گیا، ان کے پاؤں دبانے لگا۔ اعظم علی نے کتاب اپنے چہرے کے سامنے سے ہٹا کر سارا کو گھور کر دیکھا۔ آج کیا سین ہے، جلدی سے بتاؤ بابا، بس یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاؤں دباؤں۔ سارا نے بڑی معصومیت سے کہا، ہاں بغیر کسی غرض کے تو میرا بیٹا خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہ تو مجھے یقین ہے۔ خیر جلدی سے بتاؤ بات کیا ہے۔ بابا ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ نہیں بیٹا، مجھے یقین ہے، میں بالکل تیار ہوں، بولو کیا بات ہے۔ 100% دال میں کچھ کالا ہے، بولو مسئلہ کیا ہے۔ اعظم نے کتاب ایک طرف رکھ دی۔ اچھا بابا، آپ اصرار کر رہے ہیں تو بتا ہی دیتا ہوں، ویسے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے۔ اعظم علی نے اپنے دونوں پاؤں سکیڑتے ہوئے کہا، بابا بات یہ ہے کہ
سارم ان کے نزدیک بیٹھا ہوا بولا، جی جی فرمائے، میں بے حد اصرار سے سن رہا ہوں بابا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارا کو اب اپنی بہو بنا لیں؟ ہاں کیوں نہیں، سارا مجھے بہت پسند ہے اور تمہارے ساتھ وہ خوب جچتی ہے، اعظم نے بہت خوشگوار لہجے میں کہا۔ لیکن کیا بابا؟ سارم نے تفتیش سے لہجے میں پوچھا۔ بات پوری کریں، میں یہ رشتہ مانگنے مراد علی خان کے در پر نہیں جاؤں گا، اعظم علی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ سارم نے اپنے باپ کا فیصلہ سن کر جیسے ایک دم سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے بابا نے بات ہی ایسی کی تھی؟ سارم کو اپنے باپ سے اس بات کی توقع نہیں تھی، ہرگز امید نہیں تھی۔ وہ اعظم علی کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کی آنکھ کا تارا تھا، وہ اپنے باپ کو اپنا دوست مانتا تھا۔ اعظم علی بھی اس سے اپنے دوستوں جیسا ہی برتاؤ کرتے تھے، سارم کی ہر بات پوری کرتے تھے اور سارم بھی بے تکلفی سے ہر بات کرتا تھا۔ یہ بات ابھی پورے مان کے ساتھ سارم نے کی تھی، اسے امید تھی کہ بابا فوراً مان جائیں گے اور رشتہ مانگنے چلیں گے، لیکن انہوں نے تو اس بات کو ٹال دیا اور اس کے ارمانوں پر پانی ڈال دیا۔ آخر کیوں بابا؟ سارم سکتے سے نکلا تو اس نے پہلا سوال یہی کیا، بیٹا تم اسے نہیں جانتے، وہ یہ رشتہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اعظم علی نے صاف گوئی سے کام لیا۔ وہ کیوں بابا؟ سارم نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ سارا اور میرا مشترکہ فیصلہ ہے، پھر ان کو اس رشتے سے کیوں اعتراض ہوگا؟ نہیں، مجھے ہرگز کوئی اعتراض نہیں ہے، سارا کو میں پسند کرتا ہوں، وہ واقعہ بہت پیاری لڑکی ہے، لیکن بیٹا یہاں معاملہ ہماری پسند کا نہیں، مراد علی خان کی پسند کا ہے۔ آپ کے خیال میں انہیں کیوں اعتراض ہوگا؟ سارم نے پوچھا۔ وہ آخر آپ کے دوست ہیں، آپ ایک دوسرے کو طویل عرصے سے جانتے ہیں۔